नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन आईक्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो एमसीक्यू का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने है। ये आपकी अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक और वित्तीय कमेटी के संदर्भ में पूछा गया है और इनमें से आपको ये बताना जो दो कथन दिए गए हैं कि इसमें कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन कह रहा है यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मंत्री स्तरीय समिति है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये जो आईएमएफ है वो उसकी एक मंत्री स्तरीय समिति है। दूसरा कथन कह रहा है भारत अभी इस कमेटी का सदस्य नहीं है। तो दूसरा कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि वर्तमान में भारत इसका सदस्य है और जो आईएमएफ के तहत ये एक कार्यरत एक निकाय है और वर्तमान में इसके 24 सदस्य देश होते हैं। और जो आईएमएफ के 189 सदस्य होते हैं उसके जो मंत्री होते हैं वो अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसकी साल में 2 बार बैठक होती है। पहली बैठक आपके अक्टूबर में होती है और दूसरी बैठक आपके अप्रैल में होती है और यह एक सलाहकारी निकाय के रूप में काम करता है, लेकिन इसको निर्णय की शक्ति नहीं दी गई है। तो अब इस हिसाब से आपका पहला कथन सही है, दूसरा गलत है। तो इस हिसाब से ए आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके भारत का संविधान का जो भाग 3 है उसके तहत जो आपको मूल अधिकार दिए गए हैं उसके संदर्भ में पूछा गया है और आपको ये बताना है कि वो कौन से मूल अधिकार हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है, यानी जो भारत के नागरिक हैं उनको प्राप्त है, विदेशियों को नहीं है। और आपके सामने 3 कथन दिए गए हैं और इनमें आपको सही कुट का चयन करना है। तो पहला कथन देखते हैं, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। तो जो प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार है ये आपके अनुच्छेद 21A में है और ये ना सिर्फ भारतीय लोगों को लिए हैं बल्कि जो विदेशी नागरिक भी होते हैं उनके लिए भी प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार मिलता है। तो पहला कथन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। दूसरा कथन कह रहा है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। तो जो अनुच्छेद 19 के तहत जो वाक और अभिव्यक्ति की आज़ादी मिलती है तो ये अधिकार सिर्फ भारतीय लोगों को मिलता है। तो दूसरा कथन ठीक है। तीसरा कथन कह रहा है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद के प्रतिषेध का अधिकार। तो जो अनुच्छेद 15 के अंतर्गत जो ये धर्म, मूल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर जो बोल रहा है कि भेदभाव नहीं किया जाएगा, तो प्रतिषेध का अधिकार है, ये आपके अनुच्छेद 15 में आता है। तो ये तीसरा कथन भी ठीक है, ये सिर्फ भारतीय लोगों को ही ये अधिकार मिलता है। तो इस हिसाब से आपका पहला कथन गलत, दूसरा तीसरा सही है। तो सी आपका सही आंसर है। और जो केवल भारतीय नागरिकों को जो मिलते हैं तो जो अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 के अंतर्गत जो आपके अधिकार दिए गए हैं वो केवल भारतीय लोगों के लिए हैं। और जो अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21A और अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 28 और अनुच्छेद 27 ये आपके न सिर्फ भारतीय लोगों को लिए बल्कि जो विदेशी नागरिक है उनके लिए भी ये अधिकार दिए जाते हैं। तो ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके राज्य नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में पूछा गया है और आपको ये बताना है कि इसमें कौन से कथन सही है। तो पहला कथन कह रहा है ऐसे लक्ष्य और उद्देश्य जिन्हें समाज को अपनाना चाहिए। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जो राज्य नीति निर्देशक तत्व है इसका उद्देश्य यही है, जो इसके अंदर जो दिए गए हैं वो समाज को अपनाना चाहिए और उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो पहला कथन क्या है, सही है। दूसरा कथन कह रहा है ऐसे अधिकार जो व्यक्तियों को मूल अधिकार के अतिरिक्त प्राप्त होने चाहिए। तो दूसरा कथन बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये अधिकार वो ऐसे अधिकार हैं जो मूल अधिकार के अतिरिक्त हैं। तीसरा अधिकार है ऐसी नीतियां जिन्हें सरकार द्वारा अपनाया जाना चाहिए। तो जो जब भी सरकार कोई नीति बनाती है, कोई पॉलिसी बनाती है, तो राज्य नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान के रख कर ही उसको बनाया जाता है और अपनाया जाता है। तो तीसरा कथन भी क्या है, सही है। तो इस हिसाब से आपका पहला, दूसरा, तीनों कथन सत्य हैं। तो डी आपका सही आंसर है। और जो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है इसका उल्लेख आपके संविधान का जो भाग 4 है उसमें मिलता है और अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके जो स्वतंत्र भारत 1947 की जो प्रथम जो मंत्रिमंडल बनी थी उसके जो विभाग थे किसको कौन सा मंत्रिमंडल दिया गया था। और एक तरफ आपके मंत्रिमंडल दिए गए, दूसरी तरफ विभाग दिए गए और आपको ये बताना है इनमें कौन सा कथन सही है। तो पहला देखते हैं, जवाहरलाल नेहरू के सामने दे रहा है वैज्ञानिक अनुसंधान। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जो जवाहरलाल नेहरू था उसके पास वैज्ञानिक अनुसंधान जो मंत्रालय था ये आपके नेहरू जी के पास था। और इसके अलावा भी जो विदेश मंत्रालय और राष्ट्रमंडल के संबंध में जो भी मंत्रालय था वो जवाहरलाल नेहरू के पास था। दूसरा कथन देखते हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो दूसरा कथन भी ठीक है। जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद था उनको शिक्षा मंत्रालय दिया गया था। तीसरा कथन देखते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल।
तो इनका सामने दे रहा है ये सूचना प्रसारण मंत्री। तो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे ये पहले गृह मंत्री थे और पहले प्रधानमंत्री भी थे, और इसके बाद जो गृह मंत्रालय तो दिया गया था, इसके अलावा इनके पास सूचना और प्रसारण मंत्रालय भी दिया गया था। तो इस हिसाब से आपका पहला दूसरा तीनों कथन सही है, तो इस हिसाब से डी आपका सही आंसर है। और इसके अलावा भी कई बार अन्य जो मंत्रालय भी पूछ लेते हैं, तो इसका ध्यान रखना। जैसे आपके खाद्य और कृषि मंत्रालय मंत्री था वो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और जो रेल और परिवहन मंत्री था वो आपके जान वथाई था, और रक्षा मंत्रालय आपका सरदार बलदेव सिंह थे, और जो श्रम मंत्री था वो आपका जगजीवन राम थे, और जो वाणिज्य मंत्रालय दिया गया था वो CH बाबा के पास दिया गया था, और जो सबसे मुख्य मंत्रालय था विधि मंत्रालय वो आपके भीमराव अंबेडकर को दिया गया था, और जो स्वास्थ्य मंत्रालय था वो राजकुमारी अमृता कौर को दिया गया था, और जो संचार मंत्रालय था वो रफ़ी अहमद किदवई को दिया गया था, और जो वित्त मंत्रालय था वो आपके RK षडनमुख शेट्टी को दिया गया था, और जो उद्योग और आपूर्ति मंत्रालय था वो डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी को दिया गया था। तो ये मंत्रालय भी याद रखने की कोशिश करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये केंद्रीय सूचना आयोग के संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना है जो 3 कथन दिए गए इनमें कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन कह रहा है कि केंद्रीय सूचना आयोग को पहले एक कार्यकारी निकाय के रूप में गठित किया गया और तत्पश्चात इसे सांविधिक दर्जा प्रदान किया गया। तो पहला कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि केंद्रीय सूचना आयोग का गठन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत किया गया था और इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 2005 को की गई थी। तो इस वजह से पहला कथन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, और यह सभी केंद्रीय लोक प्राधिकरण आयोग की अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं। दूसरा कथन देखते हैं, केंद्रीय सूचना आयोग जांच करते समय आयोग को सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होती है। तो दूसरा कथन बिल्कुल ठीक है, जब वो जांच करता है CIC तो उस समय उस आयोग के पास सिविल न्यायालय की अधिकार और शक्तियां मिल जाती है। तो तीसरा कथन देखते हैं, तो दूसरा कथन सही है। तीसरा कथन कह रहा है यह दोषी अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकता है। तो तीसरा कथन गलत है, क्योंकि वो स्वयं पहल नहीं कर सकता है, तो इस वजह से क्या हो जाता है, तीसरा कथन गलत हो जाता है। तो दूसरा कथन सही है, पहला तीसरा गलत है, तो ये आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के संदर्भ में पूछा गया है और आपके सामने जो 2 कथन दिए गए आपको बताने में कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन देखते हैं, ये कह रहे हैं इसे लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण पोस्को अधिनियम 2012 के तहत स्थापित किया गया है। तो पहला कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग है इसकी स्थापना आपके बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत की गई थी और 2005 में इसको सांविधिक दर्जा दिया गया था। तो इस वजह से पहला कथन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। दूसरा कथन देखते हैं, यह आयोग एक बहुसदस्यीय निकाय है और जिसमें कम से कम 2 महिलाओं का सदस्य होना आवश्यक है। तो दूसरा कथन बिल्कुल ठीक है, जो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग है यह एक बहुसदस्यीय निकाय है और इसका एक अध्यक्ष होता है और 6 सदस्य होते हैं, और जो 6 सदस्य होते हैं उसमें 2 महिलाएं सदस्य होना आवश्यक है। कम से कम 2 महिलाएं होना आवश्यक है, इससे अधिक भी हो सकती है लेकिन कम से कम 2 होना जरूरी है। और जो अध्यक्ष और सदस्य होते हैं इनकी नियुक्ति आपकी केंद्र सरकार करती है, और जो ये अध्यक्ष और सदस्य होते हैं ये प्रत्येक वर्ष केंद्र सरकार के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। और जो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग है ये बाल अधिकारों के अतिक्रमण की जांच करता है और जांच के समय इसको सिविल और न्यायालय के समान शक्तियां प्राप्त होती है। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।